हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ का जो पार्ट हमारा पेंडिंग है वो हमने कवर करना है। इस चैप्टर के शुरू में हमने कहा कि वो लोग जो माइनर होते हैं, जो अनसाउंड माइंड के होते हैं और जिन्हें लॉ के द्वारा स्पेशली डिस्क्वालीफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कॉम्पिटेंसी की शर्त को पूरा नहीं करते हैं, उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होता है, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने माइनर से जुड़े हुए सारे के सारे रूल्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा हम इस हिस्से में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेकंड कैटेगरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के साथ जुड़ा हुआ हमारा पॉइंट है, वो है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिन्हें कहा जाता है पागल या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। सेक्शन 12 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि साउंड माइंड वाले पर्सन का अर्थ क्या होता है। उसमें कहा गया है कि पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 12 में बताया गया कि साउंड माइंड वाले व्यक्ति का अर्थ क्या होता है। वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले फ़ायदे या नुकसान के बारे में सोचने समझने की क्षमता रखता है और एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए वो कैपेबल है, तो उसे हम साउंड माइंड का पर्सन कहेंगे। लेकिन अगर वो पर्सन ऐसा नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले फ़ायदे या नुकसान को सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, वो रैशनल जजमेंट नहीं कर पाता है, तो उससे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहा जाता है। और एक अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ या उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वाइड होता है, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अब अनसाउंड माइंड वाले पर्सन होते कौन कौन से हैं। इस हिस्से में हम वो भी पॉइंट कवर कर रहे हैं और हमारा हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रकार। इसमें हम सबसे पहला जो पॉइंट लेते हैं, सबसे पहला जो इसमें हिस्सा आता है, उन्हें कहा जाता है इडियट पर्सन, जिन्हें हम हिंदी में पैदाइशी मूर्ख बोलते हैं। वो व्यक्ति जो बाय बर्थ जन्म से ही जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, उनका एक मेंटल जो पावर है वो गॉड गिफ्टेड होता ही नहीं है, तो उन्हें इडियट पर्सन कहा जाता है। और इन लोगों के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट और इन लोगों के द्वारा किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होंगे। सेकंड पॉइंट जो इसमें आपको मेंशन करना है, वो उसे कहा जाता है लुनेटिक पर्सन, जिसे हम पागल व्यक्ति बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बाय बर्थ तो ठीक था, लेकिन बाद में किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी शॉक की वजह से, किसी मिस हैपनिंग की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, तो उसे हम पागल व्यक्ति कहते हैं। एक पागल व्यक्ति को भले या बुरे का पता नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा या इसके साथ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उसे हम वाइड ही मानेंगे, वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह का व्यक्ति कुछ समय ठीक रहता है, फिर कुछ समय के बाद वो लुनेटिक वाली कैटेगरी में चला जाता है, तो जिस दौरान वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है, उस समय अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो लॉ से एनफोर्सेबल हो सकता है। लेकिन ये सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर वो सारा समय ही लुनेटिक वाली कैटेगरी में है, तो उसके साथ किए गए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होंगे। थर्ड पॉइंट जो इस कैटेगरी में आपको मेंशन करना है, वो उसे कहा जाता है ड्रंकन। और ड्रंकन पर्सन का मतलब शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉन्ट्रैक्ट करते समय, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस समय इतनी ज़्यादा शराब पी हुई है कि वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो पूरी तरह से ऐसी हालत में नहीं है कि उसे पता ही नहीं है कि उससे क्या करवाया जा रहा है या वो क्या कर रहा है। तो एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाली सिचुएशन में जब वो होता है, तो वो ड्रंकन पर्सन की कैटेगरी में मान लिया जाएगा। उस दौरान उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सारे के सारे वाइड होंगे। लेकिन अगर उसने थोड़ी बहुत शराब पी हुई है और वो पूरी तरह से बेसुध नहीं है, पूरी तरह से वो सोचने समझने की क्षमता रख रहा है, तो उस दौरान वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो पूरी तरह से एनफोर्सेबल होंगे। इसमें कई बार एक और पॉइंट मेंशन कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है ये सेनाइल पर्सन, वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। के एक आदमी इतना बुजुर्ग हो चुका है, वो अपनी मेंटल जो पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो उसकी बहुत कम हो गई है। तो ये अपने आप में अनसाउंड माइंड वाली कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन वो क्योंकि अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो भले या बुरे को समझ पाए, एक रैशनल डिसीजन ले पाए, उस सिचुएशन में भी उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वाइड होगा। तो ये आपको
4 पॉइंट हैं जो मेंशन करने हैं टाइप्स ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड वाली कैटेगरी में। इन लोगों के द्वारा इन लोगों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होते हैं और उनका कोई भी लीगल इफेक्ट अराइज होता ही नहीं है। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो होता है इसमें अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स। जैसे हमने शुरू में कहा था कि लॉ के द्वारा कुछ पर्सन्स को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया है। ऐसे लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी नल एंड वाइड होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ इस के अंदर जिन लोगों को शामिल किया जाता है वो कई बार डिस्क्वालिफिकेशन की बजाय इस सेंस में भी एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं कि उनके ऊपर कुछ शर्तें लागू होती हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन्हें उन दायरों में रह करके ही काम करना होता है। अगर वो उस पे अंदर काम करते हैं तो वैलिड होगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाइड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सनस में जो सबसे पहला पॉइंट आपको मेंशन करना है वो होता है अलाइन एनिमी। अलाइन एनिमी का मतलब शत्रु देश। अगर किसी देश को हमारे देश की सरकार ने शत्रु देश घोषित कर दिया है तो जिस समय तक हमारे देश की सरकार उसे शत्रु देश वाली कैटेगरी में रखती है, अलाइन एनिमी वाली कैटेगरी में रखती है, उस दौरान किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों देशों के लोगों के बीच में नहीं किया जा सकता है। अगर वो किया जाएगा तो वो नल एंड वाइड होगा, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जब उसे शत्रु घोषित किया गया है उससे पहले अगर वो हमारा शत्रु नहीं था तो उससे पहले वाली टाइम में किए गए कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन क्या होगी, ये सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट उसके बारे में नियम निर्धारित कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स की कैटेगरी में वो है फॉरेन सवर्जियंस एंड एम्बेसडर, जिन्हें विदेशी सम्राट कहा जाता है, शासक कहा जाता है, राजदूत कहा जाता है। विदेशी सम्राट की अगर हम बात करें, हम एम्बेसडर्स की बात करें तो ये लोग इन लोगों को हम भारत के जो कोर्ट की पावर होती है उससे बाहर मानते हैं। हम इन लोगों पर केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ये लोग हमारे पर केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा इन लोगों के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ से इन्फोर्स करवाना आसान नहीं होता है। उस पर बहुत सारी शर्तें लागू होती हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ना होकर के एक कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो लिमिट्स होती हैं उन्हें उन लिमिट्स में रह करके काम करना होता है, उस दायरे में रह करके ही हमें इनके साथ डील करनी होती है। आमतौर पर इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही उसे पूरा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो है कॉन्विक्ट, कैदी व्यक्ति। एक पर्सन अगर किसी क्राइम के अंडर क्राइम प्रूव हो जाने के बाद सज़ा याफ्ता व्यक्ति है, वो क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जिस दौरान वो जेल में है उस दौरान वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी उसके बाद वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह सभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल माना जाता है, एलिजिबल माना जाता है, कॉम्पिटेंट माना जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया व्यक्ति। अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो जिस समय तक उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जितने समय के लिए उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस समय के दौरान वो किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब उसे इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत बाद में लेटर ऑफ डिस्चार्ज मिल जाता है उसके पश्चात वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कंपनी और कॉरपोरेशन। कंपनी लॉ में आप पढ़ते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, और बहुत सारे फीचर्स उसमें होते हैं जिसमें आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अलग होती है और उस कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी का एक अपना आप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। उसे हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार होता है। उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट कहलाती है। कंपनी को सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन कंपनी पर शर्त क्या लागू होती है। कंपनी के जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे, जो आप समझेंगे, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कवर किया जाता है। कंपनी किसी भी स्टेज पर अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट से बाहर जा कर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी का जो फाउंडेशन होता है, कंपनी का जो चार्टर होता है, उसमें अगर कंपनी उसके अंदर रह करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो लॉ से एनफोर्सेबल होगा। लेकिन अगर कंपनी
अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी गई ऑब्जेक्ट क्लॉज से जाकर के बाहर काम करती है तो उसे हम अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कंपनी की शक्तियों से बाहर किया गया अनुबंध कहते हैं और वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होता है। इसी कैटेगरी में जो लास्ट पॉइंट आता है उसे हम मेंशन करते हैं पॉइंट को मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन का मतलब विवाहित स्त्रियां, वो लेडीज़ जिनकी वो स्त्रियाँ जो विवाहित हैं उनकी सिचुएशन को लॉ में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि उनके पास जो अपना धन होता है, जो उनके जो वो खुद कमा रही होती हैं, जो उनको अपनी फैमिली से मिलता है, जो गिफ्ट के रूप में मिलता है, उसे स्त्री धन कहा जाता है, जिस पर विशेष रूप से उनका और सिर्फ उनका अपना अधिकार होता है। ऐसे पैसे में से, ऐसी अमाउंट में से, ऐसी प्रॉपर्टी में से अगर वो किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो लॉ से एनफोर्सेबल होता है। इसके अलावा हर एक मैरिड वुमेन को यह अधिकार होता है कि वो घर चलाने के लिए अपने पति के बिहाफ पर हर तरह का बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जिम्मेवारी उसके हस्बैंड की होती है। लेकिन अगर किसी स्टेज पर यहाँ हम अगर उसको डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ें तो वो भी यहाँ लिमिटेशंस के साथ ही कनेक्ट होता है कि अगर किसी स्टेज पर स्पेसिफिकली एक हस्बैंड ने किसी दुकानदार को, किसी शॉपकीपर को मना किया हुआ है कि वो उसके नाम से उसकी पत्नी के साथ किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उन सर्कमस्टांसिस में अगर वो स्त्री कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है उस दुकानदार के साथ, उसके हस्बैंड ने मना किया हुआ है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका हस्बैंड जिम्मेवार नहीं होगा, बल्कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कैपेसिटी में खुद पूरा करना पड़ेगा। तो एक लिमिटेशन है, ये डिस्क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स की कैटेगरी में मेंशन करने हैं। इस चैप्टर को अगर हम अब कंक्लूड करें तो इस चैप्टर में जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो क्या हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हमने कवर किया। उसके बाद कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हैं, जिसमें हमने कहा कि माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। फिर इसके बाद हमने कवर किया कि अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं, नल एंड वाइड होते हैं, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अराइज नहीं होता है, एक्सेप्शंस को छोड़ करके। माइनर के साथ जुड़े हुए जो लीगल रूल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगल पोजीशन होती है ये आपका फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। सेकंड, इसके बाद हमने जो पॉइंट डिस्कस किया कि अनसाउंड माइंड वाले पर्सन कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस क्या होता है। लास्ट में जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो था अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सनस की, इन लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये था हमारा चैप्टर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ और कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। आप इस ऑडियो को सुने और इसको बार बार सुने ताकि आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ आ सके। थैंक यू।